नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से लेकर अब तक भाजपा की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। भाजपा जहां बड़े बड़े दावे कर रही थी, वहीं चुनावी परिणाम आने के बाद भाजपा का सपना चकनाचूर हो गया। भाजपा विपक्ष को कमजोर करने की फिराक में थी, मगर हुआ इसका उल्टा। आज आलम यह है कि सदन के बाहर क्या सदन के भीतर भी भाजपा नेताओं की बोलती बंद मिलती है, या यूं कहें कि भाजपा को मुंह तोड़ जवाब मिला है। यही वजह है कि भाजपा अब सदन में कोई भी बिल लाने से पहले 100 दफा सोचती है। वहीं इन दिनों की अगर हम बात करें तो वक्फ में संशोधन विधेयक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मामले पर सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों की जुबान पर चर्चा हो रही है। कोई केंद्र सरकार की आलोचना कर रहा है तो कोई इसे 2024 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से जोड़कर देख रहा है। खैर, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पेश होने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। भाजपा सरकार जहां इसे लेकर अपनी तारीफ कर रही है, वहीं विपक्ष जमकर आलोचना कर रहा है। कथित तौर पर यह विधेयक राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित प्रभावित ढंग से मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करता है। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून में संशोधन वाले बिल को पेश किया। इस दौरान सदन में काफी ज्यादा हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप लोग हल्ला मत करिए, जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार जैसे ही वक्फ बोर्ड अधिनियम को लोकसभा में पेश किया गया, कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और हिबी ईडन ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले संशोधन को पेश किए जाने का नोटिस दिया था। वेणुगोपाल ने इसे बहुत ही कठोर कानून बताते हुए इसे संविधान पर हमला बताया। साथ ही कहा गया कि इस विधेयक को पेश करने का विरोध करते हैं क्योंकि ये असंवैधानिक है, और कहा कि ये संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 301 के साथ टकराव में है। कांग्रेस का तर्क है कि विधेयक संभावित रूप से व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों की संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, आगे कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बिल संविधान के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां उन लोगों के जरिए आती हैं जो इसे दान करते हैं। सरकार इस बिल के जरिए ये प्रावधान कर रही है कि गैर मुस्लिम भी गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य हो सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड का हिस्सा कोई गैर हिंदू बन सकता है? गैर मुस्लिम को काउंसिलिंग का हिस्सा बनाना धर्म की आजादी के अधिकार पर हमला है। उन्होंने कहा कि अभी आप कह रहे हैं कि आप संविधान बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार अभी मुसलमानों को निशाना बना रही है, फिर ईसाइयों, जैनों, पारसी को निशाना बनाया जाएगा। हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन साथ ही हम अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं। इस मामले पर AIMIM सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सदन के पास संशोधन करने की क्षमता नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन है। संविधान के ढांचे पर यह बिल हमला है। अगर एक हिंदू शख्स चाहे तो वो अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे बेटियों को दे सकता है। मुस्लिम होने के चलते मैं सिर्फ 1/3 ही कर सकता हूँ। मैं अल्लाह के नाम पर संपत्ति नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो 5 साल तक इस्लाम का पालन कर रहा होगा वही दान दे सकता है। साथ ही उन्होंने बिल का जिक्र करते हुए कहा कि बिल में 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाले शख्स को ही वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान करने की बात हुई है। ये कौन तय करेगा कि 5 साल से इस्लाम का पालन कौन कर रहा है? अगर किसी ने नया धर्मांतरण किया है तो वो अब उसे वक्फ को दान करने से पहले 5 साल तक का इंतजार करना होगा। क्या ये धर्म की आजादी के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? हिंदू समितियों और सिख गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है। इसमें कहा गया है कि अगर जिला अधिकारी कहता है कि मस्जिद को सरकारी जमीन बना दो और ऐसा नहीं किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, इसको लेकर कई नेताओं ने भाजपा को घेरा है। कुछ ने गोल मोल बातें की तो कुछ सीधा केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव में मिली हार का बदला मुसलमानों से लेने की कोशिश है। खैर, ऐसा ही कुछ नजारा सदन में भी देखने को मिला। सदन में बहस को देखने को मिली, जिसमें अखिलेश ने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल जो इंडस्ट्रियल हो रहा है बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? इतिहास के पन्नों को पलटे होते एक जिलाधिकारी थे, उन्होंने क्या किया ये सब हम सब जानते हैं। बीजेपी हताश और निराश है। तुष्टिकरण के लिए अपने कुछ मित्रों का फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल ला रही है। अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। लॉबी में सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। साथ ही सपा प्रमुखिया ने कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, चंद्रकट्टा समर्थकों के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। आज लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हम लोगों को इसके लिए लड़ना होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह का जवाब आया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का अधिकार सिर्फ विपक्ष का नहीं है, पूरे सदन का है। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं हैं। हालांकि सदन में अखिलेश और शाह के बीच हुई ये तीखी नोकझोंक भी की जो तस्वीरें हैं वो संसद में लगे कैमरे में कैद हो गई। क्या कुछ हुआ सदन में, आप उस दौरान खुद ही देख लीजिए। और अध्यक्ष महोदय,
इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं। खैर, अब ये जो इस सदन में इस मामले पर चर्चा चल रही है, इसकी अगर हम बात करें तो वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ के करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वो उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधी व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। इस तरह शेयर से लेकर के घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। नए विधेयक में नए अहम बदलाव कलेक्टर की भूमिका को लेकर किया गया है, जब जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। धारा 3C में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संबंधी नहीं मानी जाएगी। यदि कोई सवाल खड़ा होता है तो क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो स्थानीय कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर जांच करेंगे और तय करेंगे कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। वो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किए जाने के बाद सियासी पारा हाई है। विपक्षी दलों की आलोचना के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजने की सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि हम अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी का गठन कर इस बिल को वहां रेफर किया जाए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप इस कमेटी का गठन करके इसको भेज दीजिए। स्पीकर ने कहा कि मैं तमाम नेताओं से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन करूंगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर सियासत गर्म है, विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। अब देखना होगा कि इस मामले पर विपक्ष सत्ताधारी दल को कितना घेरता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।